इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है भारत सरकार के कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी। सर, हम लोग आज इंडिया टीवी पे आपका बहुत स्वागत है और खासतौर पे हम लोग बात करने वाले हैं राम जी बिल के बारे में। जो कानून महात्मा गांधी के नाम पे इतने सालों से चल रहा था 2009 से, आखिर उसको बदलने की जरूरत क्यों आ पड़ी? सबसे पहले तो इंडिया टीवी का धन्यवाद। महात्मा गांधी हमारी प्रेरणा है, हमारा विश्वास है, हमारी श्रद्धा है। और गांधी जी एक व्यक्ति ने एक विचार है, और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पंच निष्ठाओं में गांधी जी के सामाजिक और आर्थिक दर्शन को स्वीकार किया है। हम गांधी जी को मानते हैं, लेकिन गांधी जी की भी मानते हैं। और गांधी जी का सोच था, एक वो कहते थे कि भारत, असली भारत गांव में बसता है, गांव भारत की आत्मा है, गांव खत्म हुए तो भारत खत्म हो जाएगा। और दूसरा, गांव कैसा होना चाहिए? तो एक स्वावलंबी गांव, रोजगार युक्त गांव, जहां गांव की जरूरत गांव में ही पूरी हो, ऐसे गांव की चर्चा महात्मा गांधी जी ने सदैव की है। और इस योजना में महात्मा गांधी जी के उसी संकल्प को विकसित गांव, विकसित भारत के लिए विकसित गांव, और विकसित गांव को हमने रोजगार से जोड़ा, रोजगार युक्त गांव, आजीविका से जोड़ा, आजीविका मिशन। तो ये जो नाम है वो गांधी जी के विचार को ही प्रतिबिंबित करता है। और दूसरी चीज, ये कोई वो योजना नहीं है। मनरेगा में जो कमियां थी, सारा देश जानता, गांव में कहीं भी जाके पूछ लो आप, कितनी कमियां थी मनरेगा में। बहुत व्यापक विचार के बाद, चर्चा के बाद एक नई योजना बनाई गई है। इसके पहले भी रोजगार की दर्जनों योजना आई, काम के बदले अनाज योजना, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, जवाहर रोजगार योजना। यूपीए की सरकार ने जवाहर रोजगार योजना का नाम बदला, तो कि इससे जवाहरलाल जी का सम्मान कम हो गया, पंडित जी का। ये व्यर्थ का विवाद पैदा करने की कोशिश हो रही है। नया नाम है जो गांधी जी, दीनदयाल जी के दर्शन पर आधारित है। जैसा गांव वो चाहते थे, वैसे गांव के निर्माण के लिए। परसेप्शन का बहुत फर्क पड़ता है, नैरेटिव का बहुत फर्क पड़ता है। ऐसे में महात्मा गांधी को लेके ऑलरेडी बीजेपी पे कांग्रेस पार्टी या अपोजिशन के नेता हमलावर रहते ही थे। उस बीच में इस काम को कर देना, ये आप लोगों को खतरनाक नहीं लगा कि क्यों ऐसा किया जा रहा है? जब मन पवित्र होता है, विचार शुद्ध होते हैं, तो काहे का डर? महात्मा गांधी जी के प्रति संपूर्ण श्रद्धा का प्रकटीकरण करते हुए हम आगे बढ़े हैं। महात्मा गांधी जी के नाम का इस्तेमाल तो गलत कांग्रेस ने किया। पहले इस योजना का नाम यूपीए की सरकार में महात्मा गांधी जी के नाम पे नहीं था। जब 2009 का चुनाव आया तो महात्मा गांधी जी का नाम जोड़ दिया गया। कांग्रेस ने कभी गांधी जी की नहीं मानी। गांधी जी ने तो कहा था, आजादी मिल गई, अब कांग्रेस की जरूरत नहीं है, इसको भंग कर दो, लोक सेवक संघ बनाओ, नए राजनीतिक दल आएंगे, काम करेंगे। लेकिन आजादी की आंदोलन की विरासत का राजनीतिक फायदा उठाने के लिए कांग्रेस को भंग नहीं किया। उसी दिन कांग्रेस ने बापू के आदर्शों की हत्या कर दी। देश का विभाजन भी बापू की हत्या ही थी। उनने तो कहा था, मेरे शरीर के टुकड़ों पर देश का विभाजन होगा। दिल्ली में संतों पे गोलियां चला के फिर बापू के विचार की हत्या की, आपातकाल लगा के फिर बापू की हत्या की, भ्रष्टाचार और घोटालों के नए रिकॉर्ड बना के फिर बापू की हत्या की। गरीबी हटाने के नाम पर गरीब को हटा के बापूजी के विचार की और आदर्शों की हत्या की। इनको तो बापूजी के नाम को लेने का भी हक नहीं है। बंगाल के मुख्यमंत्री हैं टीएमसी नेता ममता बनर्जी, अगले साल वहां चुनाव भी होने, वो तो ये कह रही हैं कि महात्मा गांधी का नाम हटाना, उस महात्मा शब्द जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने दिया था, दोनों का अपमान किया गया है। इस बात से उन्हें शर्मिंदगी महसूस हो रही है। ये केवल राजनीतिक
लाभ उठाने की कुचेष्टा है, इसमें और कुछ नहीं है। सर ये जो एक्रोनिम सेट किया गया राम जी, जानबूझ के एक कौशल सोच था कि चलो महात्मा गांधी को रिप्लेस कर रहे हैं तो ऐसा नाम चाहिए। विकास, रोजगार, आजीविका, इससे जो नाम बना तो उसका शॉर्ट फॉर्म हो गया जी राम जी। इसमें दिक्कत क्या है? अब कई बार महात्मा गांधी रोड है, एमजी रोड हो गया, तात्या टोपे नगर टीटी नगर हो गया, महारानी लक्ष्मीबाई महाविद्यालय एमएलवी हो गया। अब शॉर्ट फॉर्म में अगर राम जी आ गए तो तकलीफ क्या है भाई? राम हमारे अस्तित्व है, राम हमारे आराध्य है, राम हमारे प्राण है, राम हमारे भगवान है और राम भारत की पहचान है। बिना राम के ये देश नहीं जाना जा सकता। राम हमारे रोम रोम में रमे हैं, राम हमारी हर सांस में बसे हैं। तो राम जी का नाम आ गया तो इतनी तकलीफ क्यों है? राम जी आ गए या आप लोग ला दिए राम जी को? देखिए, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। बापू जी का भी अगर सपना था तो राम राज का था, और उस योजना से हमने ग्रामीण भारत को, गांव को बदलने की कोशिश की है। वहां दैहिक और भौतिक ताप ना रहे, उसके लिए इस योजना को बदला है और उसकी जगह एक नई योजना लेके आए। अब बिल के और आगे बात करें उस पे कि आखिर इस बिल की जरूरत क्यों आ पड़ी, क्यों यह जरूरी था ये बिल? बरसों से मैं देख रहा था, और आप भी अगर गांव में कहीं भी जाके पूछ लें तो क्या मनरेगा में पूरी पारदर्शिता थी? क्या मनरेगा में जो पैसा खर्च हो रहा था, विशाल धनराशि जो जनता की उस एक एक पैसे का उपयोग हो रहा था? कई जगह गंभीर शिकायतें थी। काम मशीनों से होता है और नाम मजदूरों का, पैसा ठेकेदारों के पास चला जाता है, और फिर 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर दिए। इतनी विशाल धनराशि का उपयोग विकास के कामों में तो होता, गांव बदल जाते, गांव विकसित बन जाते, लेकिन धन का सही उपयोग नहीं हुआ। आज यहां मिट्टी खोद दो, कल वहां गड्ढा खोद दो। मैं सबकी बात नहीं करता, मनरेगा की उपलब्धियां भी है, लेकिन मिसयूज, भ्रष्टाचार, मजदूरों का शोषण ये व्यापक पैमाने पर हो रहा था। एक तो इसलिए कि इस भ्रष्टाचार को खत्म किया जाए। नंबर 2, इतनी बड़ी राशि का सदुपयोग गांव के संपूर्ण विकास में किया जाए। स्वावलंबी गांव, स्वयंपूर्ण गांव, विकसित गांव, मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और विकसित भारत का निर्माण हो रहा है। विकसित भारत तभी बनेगा जब गांव विकसित होगा। तो इस धनराशि का उपयोग, एक, मजदूर को मजदूरी देना, और मजदूरी भी अब 100 दिन की नहीं, 125 दिन की गारंटी, मजदूरी नहीं, गारंटी 125 दिन मांगे तो रोजगार की गारंटी। लेकिन उसके साथ उससे काम क्या होगा यह भी तो तय करना पड़ेगा। तो उस पैसे का उपयोग गांव के विकास में हो जाए, गांव में आजीविका पैदा होने में हो जाए, बाकी योजनाओं से कन्वर्जेंस करके हम और अधिकतम गांव में रोजगार के अवसर कैसे सृजित कर सकते हैं। अब आप बताइए, इतना पैसा जा रहा है, अगर हम तय कर रहे हैं कि जल संरक्षण के लिए उस पैसे का उपयोग होगा, तो इसमें गलत क्या है? और इसलिए जो कमियां थी, गंभीर खामियां, धनराशि का दुरुपयोग, भ्रष्टाचार, बेईमानी, ठेकेदारी, उसको खत्म करना था। ये पैसा भ्रष्टाचार की बलि नहीं चढ़ने दिया जाएगा, आखिर भारत की जनता का पैसा है ये। और दूसरे, उससे उपयोगी असेट्स बने जो गांव को बदल दे। इसलिए कई दिनों से विचार चल रहा था, इसलिए ये नई योजना बनी। सर, अगर इसमें इतनी ज्यादा गड़बड़ियां थी तो 2014 में आप लोगों की सरकार आ गई, केंद्र में मोदी की सरकार, और फिर इतना लंबा वक्त क्यों लग गया बदलने में? फिर लगातार कोशिश हो रही थी करप्शन खत्म करने की। कई जगह टीमें गई, गड़बड़ियां पाई, कमियां पाई, कार्रवाइयां भी हुई, कुछ राज्यों को उससे तकलीफें भी हुई, लेकिन ठेगड़े लगा कि ये ठीक नहीं हो सकती थी। इसलिए संपूर्ण विचार करने के बाद फिर लगा, अब कई चीजें की कि भाई अब ऐसा करो कि जहां काम हो रहा है वहां का फोटो खींच के भेजो,
ताकि मजदूर काम कर रहे हैं कि ना कर रहे हैं ये देख के दर्जन भर अलग अलग कोशिश हुई योजना को ठीक करने की, लेकिन फिर इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इस योजना को अब बदलना ही ठीक है, इसकी जगह नई योजना लाना पड़ेगी, इसमें थेगड़े लगा के काम नहीं चलेगा। एक चीज कहा जा रहा है अपोजिशन के द्वारा कि जो रोजगार की गारंटी थी, गारंटी को खत्म कर दिया गया एक तरह से, और केंद्र सरकार इस कानून को ही खत्म करने की दिशा में लेके जा रही है, रास्ता इनडायरेक्ट चुना गया। मैं जोर दे के कह रहा हूं, रोजगार की कानूनी गारंटी है, 100 के बजाय 125 दिन का रोजगार मांगने पर मिलेगा, यह कानूनी गारंटी है। और केंद्र सरकार और राज्य सरकार इस कानून से बंधी हुई है, इसलिए नंबर 1 रोजगार मांगने पर मिलेगा ही, नंबर 2 रोजगार नहीं दिया तो बेरोजगारी भत्ता देने की भी कानूनी गारंटी है, वो देनी पड़ेगा राज्य सरकार को। नंबर 3 अगर मजदूरी देर से दी तो उसका मुआवजा भी देने का प्रावधान इसमें है, वो भी देना पड़ेगा। नंबर 4 जो विशेष वर्ग हैं, बुजुर्ग, दिव्यांग, महिलाएं, मेरी बहनें, SC, ST या अन्य कमजोर वर्ग के लोग, उनके लिए विशेष प्रावधान इस योजना में किए गए हैं। जैसे दिव्यांग, महिलाएं या बुजुर्ग मजदूरी करता तो कम मजदूरी देने के भी ज्यादा पैसे मिलेंगे उनको। और एक और महत्वपूर्ण बात, मजदूरी हर साल बढ़ेगी। हमने 29% मजदूरी NDA की सरकार में बढ़ाई, आगे भी लगातार मजदूरी बढ़कर ही मिलेगी। और इसलिए कोई भ्रम में ना आए, ये गारंटी है 125 दिन के रोजगार की, और संपूर्ण व्यवस्थाएं उस गारंटी को पूरा करने के लिए की हुई है। एक चीज आलोचना में जो कही जा रही है कि ये डिमांड बेस था, इसको नॉर्मेटिव कर दिया गया, इसके पीछे क्या तर्क है, क्यों ऐसा किया? डिमांड बेस ही है। अब देखिए कितना सोचा इस योजना के पीछे। 125 दिन की है तो बजट उतना ही नहीं रखा। जो प्रस्तावित बजट है वह है 1,51,282 करोड़ रुपया। अभी कितना था? केंद्र और राज्य का मिला के 86,000 करोड़ रुपया था। अब 86,000 करोड़ से हम लोग उसको ले गए 1,51,282 करोड़ पर, और यह भी अंतिम सीमा नहीं है, इससे ज्यादा और बढ़ाया जा सकता है। तो ये डिमांड ड्रिवन ही है, मांगने पर रोजगार मिलेगा, ये प्रतिबद्धता है। और इसलिए ये केवल भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है कि ये डिमांड ड्रिवन नहीं है, मांगने पर रोजगार मिलेगा ही, और नहीं तो बेरोजगारी भत्ता देना पड़ेगा। टीएमसी के लोग ये कह रहे हैं, जैसे आपने देखा भी कि पार्लियामेंट में कितना हंगामा उन लोगों ने किया, रात भर पार्लियामेंट में वो रहे धरना प्रदर्शन में, कि बुलडोज करके ये किया जा रहा है, बिना विशेष चर्चा के ये करा दिया जा रहा है, और जल्दी जल्दी में सरकार इस कानून को पास कराना चाह रही है क्योंकि इतने सारे लूपहोल्स हैं। मैंने एक एक माननीय सदस्य की, प्रतिपक्षी की, पक्ष का हो प्रतिपक्ष का हो, देखिए सदन ईंटगारों का भवन नहीं, लोकतंत्र का पवित्र मंदिर है, और इसके प्राण हैं चर्चा, बहस, संवाद। मैं रात को 1:30 बजे तक लोकसभा में एक एक माननीय सदस्य को न केवल सुना, मैंने अफसरों पर नहीं छोड़ा, मैंने खुद नोट किया कि कौन से माननीय सदस्य क्या कह रहे हैं। और मैंने ये निवेदन किया था कि मैं आपकी हर बात ध्यान से सुन रहा हूं, लेकिन जब मैं बोलूं तो जवाब जरूर सुनना। लेकिन ये कौन सी लोकतांत्रिक मर्यादा है? मैं बोलने खड़ा हुआ तो लोकसभा में भी हंगामा, स्पीकर साहब के आसन के सामने टेबल पे लोग चढ़ गए। मैंने उस भारी हंगामे के बीच भी जवाब दिया, लेकिन क्या ये बापू के विचार की हत्या नहीं है? अगर आपने अपनी बात कह ली तो दूसरे को जवाब मत देने दो, ताकत से आवाज इतनी शोर इतना तेज करो कि उसकी आवाज दब जाए, ये भी तो हिंसा है। और यहां क्या हुआ, राज्यसभा में कुछ सदस्य पीछे से घुस के आ रहे थे सत्ता पक्ष के उधर से कि कैसे डिस्टर्ब करें। ये कौन सी लोकतांत्रिक मर्यादा है?
भाई आप जवाब सुनते, आप जितना समय मांगा, 98 लोग बोले लोकसभा में, 98, एक एक सदस्य बोला, बोलो क्या बोलना है। जवाब के बाद हल्ला अगर संतुष्ट नहीं होते तो समझ में आता था। हम जवाब ही नहीं, बुलडोज कौन ने किया? बुलडोज हमने नहीं किया, बुलडोज प्रतिपक्ष के मित्रों ने किया। उनने तो भीड़ तंत्र बना दिया, ऐसा लग रहा था कि गुंडागर्दी हो रही है। जैसे बुलडोज करने का पाप उनने किया है। राज्यसभा में अपोजिशन के सांसद आप लोग ट्रेजरी बेंच की तरफ से पीछे से आके डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे थे। हाँ, पीछे से आके घुस के कैसे डिस्टर्ब करें, कैसे छीना छपटी करें, इस पे आमदा थे, इस पे उतारू थे। ये कौन सी मर्यादा है? एक आलोचना की जा रही है कि केंद्र सरकार ये क्यों बता रही है, पहले तो लोकल लेवल पे तय होता था कि क्या करना है क्या नहीं करना है, अब केंद्र सरकार ये बता रही है कि क्या करना है। लोकल पंचायतें ही करेंगी, पूरी तरह से विकेंद्रित है ये, पंचायत ही करेंगी। विकसित ग्राम पंचायत प्लान बनेगा जिसमें गांव ही ग्राम सभा पंचायत मिलकर तय करेंगी हमारे गांव में कौन कौन से काम होंगे। इतना बदल जरूर किया कि मांगा तो कुछ भी दे दो काम। भाई मांगा तो काम तो दो, लेकिन काम गांव के लिए जरूरी कौन सा है? ये पैसा है भाई, तो गांव के विकास की चीज बननी चाहिए ना इसमें, ऐसी चीज जो लंबे समय तक काम आए। और इसलिए सुविचारित तरीके से काम देना है, लेकिन गांव के लिए जो जरूरी काम है वो भी पूरे करना है। और इसलिए 4 चीजें, एक जल संरक्षण का काम, अब बताइए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? धरती में पानी इतने नीचे चला गया कि कई ब्लॉक क्रिटिकल बन गए जहां 1400 फीट पानी नहीं है। तो अगर हम ये तय करते हैं कि गांव में जरूरत है तो पानी के लिए खर्च किया जाए, इसमें क्या आपत्ति है भाई? गांव में कौन सा स्कूल भवन बनना है, आंगनबाड़ी का भवन बनना है, अस्पताल का भवन बनना है, सड़क बनना है, नालियां बनना है, गांव को तय करने दो ना भाई, क्या दिक्कत है? अब जरूरत है वहां आंगनबाड़ी भवन की और आपने कहीं जाके मिट्टी डलवा दी एक सड़क पे, इससे कोई फायदा होगा क्या? अगर जरूरत है आजीविका मूलक कामों की, सेल्फ हेल्प ग्रुप आज एक ताकत है, उनको वर्क सेट चाहिए तो वर्क सेट बनाओ भाई। एफपीओ तेजी से बढ़ रहे हैं, उनको कोई इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो बनाओ भाई। टैक्स को कुछ बनाना है वो बनाओ भाई। तो इस पैसे का उपयोग आजीविका मूलक काम के लिए भी किया जाए। हितग्राही मूलक योजनाएं भी इसमें जुड़ी हुई है। इंटीग्रेटेड फार्मिंग भविष्य की कृषि है, हमारे छोटे किसान की आय बढ़ाने के लिए। अगर तालाब खोद के पानी रुकता है और उसके खेत में सिंचाई होती है, आपत्ति क्या है भाई? अगर कृषि से संबंधित कोई संरचना बन जाती है तो दिक्कत क्या है भाई? फिर इसमें एक प्रावधान और किया कि प्राकृतिक आपदा भी हम पंजाब में देखा हमने, कई कई प्रांतों में, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल में, उत्तराखंड में, महाराष्ट्र में मैं गया तो कई लोगों ने शिकायत की कि ये ड्रेनेज अगर होता तो इतना पानी नहीं रुकता, डूबने से बच जाते। या कई ने कहा कि अगर रिटर्निंग बाल होती, कुछ होती तो पानी ऐसे नहीं घुसता। तो इसमें वो भी प्रावधान है प्राकृतिक आपदा के लिए, भाई रिटर्निंग बाल बनाओ, ड्रेनेज की व्यवस्था कर लो। तो मेरे मित्र काम वही होना चाहिए ना कि जो गांव के लिए उपयोगी है। हम कुछ भी कर देंगे साहब और पैसा खा जाएंगे, ये क्यों होने देंगे? तो सुविचारित काम जो गांव ही तय करेगा। और आज के लिए क्यों गांव तय कर लेना कि इस साल ये बनना है, अगले साल फिर ये बनना है, उसके बाद ये बनना है। तो जैसे ही मजदूरों ने काम मांगा वो काम शुरू हो जाए। एक आलोचना ये हो रही है, उस पर बहुत ज्यादा कंसर्न है कि राज्यों के ऊपर जो फाइनेंशियल बर्डन दिया जा रहा है, क्योंकि वो फॉर्मूला रहेगा 60-40 का, 60 केंद्र सरकार, 40% राज्य सरकार को वहन करना होगा। इसका सीधा मतलब है कि राज्य सरकार के पास इतना पैसा नहीं होगा तो फिर ये योजना तो वैसे भी ठंडे बस्ते में चली जाएगी। हास्यास्पद है ये तर्क। आज भी राज्य सरकार मटेरियल में तो देते ही थे 75-25, और काम कहां होना है? काम राज्य के गांव में होना है और ज्यादा पैसा आ रहे हैं। केंद्र का इस साल, केंद्र और राज्य का बजट इस साल था 86,000 करोड़ रुपया, लेकिन अब अकेले केंद्र का होगा 95,600 करोड़ से ज्यादा, अकेले केंद्र का।
अब इसमें ये भी तो होगा कि जैसे ममता बनर्जी मान लीजिए योजना के बारे में वो कह रही है कि हम तो अब अपनी योजना शुरू कर देंगे, महात्मा गांधी के नाम पे अपनी योजना शुरू कर देंगे, तो राज्य ये सोचेंगे कि केंद्र सरकार की इस योजना में इतनी धनराशि क्यों दें, हम अपना शुरू कर लेते हैं। 60% पैसा केंद्र से आएगा। मुझे लगता है कि इतना तो हर एक राज्य जानता है किस धन का उपयोग किया जाए। अब राजनीति करने के लिए कोई कुछ भी बात करे, अब उसका मैं क्या जवाब दूं। लेकिन देखो, एक एक प्रावधान, एक और मैं आपको बताना चाहता हूं। प्रशासनिक व्यय इस योजना में बढ़ा के हमने 6 से 9% किया है। क्यों? इसलिए कि इस योजना की देखरेखी के लिए जितना स्टाफ चाहिए उतना राज्य रख सकें। हमारे रोजगार सहायक को समय पर और अच्छी तनख्वाह मिले, मेट को समय पर और अच्छी तनख्वाह मिले, पंचायत सचिव को या टेक्निकल स्टाफ और उसको रखो और ढंग से पैसा दो। अगर 9% का हिसाब लगाओ तो 13,000 करोड़ रुपए से ज्यादा होते हैं, तो उसका प्रावधान भी किया है। तो योजना में जहां जहां गैप्स थे, कमियां थी, लीकेज थे, उनको बंद करने की कोशिश की गई है। एआई जैसे तकनीक या इस तरह की चीजों के लिए कि करप्शन रोका जाए, उसके लिए क्या क्या किया जा रहा है? देखिए, एक तो हम लोगों ने टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके, जैसे एक होगा कि वीकली डिस्क्लोजर होगा, मतलब हर गांव में लोगों के पास मोबाइल पे ही उपलब्ध होगा कि ये काम चल रहा है, इतने मजदूरों को काम मिला और इतने पैसे खर्च हुए। पंचायत भवन में भी ये लगा दिया जाएगा सीधे कि ये काम चल रहा है इस गांव में, इतने मजदूर लग रहे हैं, इतना पैसा खर्च हो रहा है। तो गांव अवेयर रहेगा और गड़बड़ होगी तो गांव खुद फिर रोकने की कोशिश करेगा। दूसरे, हमने रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट बेस्ड टेक्नोलॉजी का भी, इसमें स्पेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ सेंट्रली दिखेगा, राज्य को भी दिखेगा कि फलानी ग्राम पंचायत में फलाना काम चल रहा है, कितना हुआ कि नहीं हुआ, कितने लोग उस काम में लगे हैं। फिर फेस ऑथेंटिकेशन की भी एक व्यवस्था रखी है। कई बार विपक्ष ने हाय तौबा मचाया कि अरे आप तो उनके अंगूठा लगाएंगे तो उसमें तो अब निशान ही नहीं बचे हैं। तो जहां इंटरनेट कनेक्शन की दिक्कत या ऐसी कोई दिक्कत है, वहां इसको रिलैक्स भी किया है। लेकिन हम, मतलब ऐसा नहीं कि वहां काम नहीं मिलेगा, वहां भी काम मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इसके लीकेज रुके। जैसे पैसा आप सीधे खाते में ही आएगा, डीबीटी के माध्यम से मजदूर के पास ही आएगा। फिर जो फर्जी जॉब कार्ड बना लिए जाते थे, वो फर्जी जॉब कार्ड पूरी तरह से रूल आउट हो जाएंगे। करेगी ग्राम सभा ही, हम नहीं करेंगे, लेकिन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से पता चल जाएगा कि कौन असली है और कौन नकली है। क्योंकि आप मुख्यमंत्री के तौर पर भी आपका और लंबा अनुभव, फिर यहाँ पे आप केंद्रीय मंत्री, इस योजना को लेकर बहुत सारे आपने ग्राउंड रिपोर्ट्स लिए होंगे। किन राज्यों ने मनरेगा को लेकर अच्छा काम किया और कहाँ बहुत ज्यादा समस्या? मैं आज किसी राज्य विशेष पे आक्षेप नहीं लगाऊंगा, लेकिन पश्चिम बंगाल में क्यों बंद हुआ? नाम बदल दिया, बड़े कामों के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए और उसमें भी कॉन्ट्रैक्टर से काम करा लिया। मतलब एक पंजाब में गया, वहां शिकायत मिली, तमिलनाडु में, मतलब मैं कोई इसमें पक्ष और विपक्ष नहीं मानता। जहां एनडीए की सरकारें हैं वहां भी कई जगह लीकेज और कमियों की शिकायतें प्राप्त हुई और हमने टीम भी भेजी, हमने जांच भी कराई। लेकिन इतने व्यापक पैमाने पर जब तक आप पूरी व्यवस्था परिवर्तित ना करें तब तक सुधार संभव नहीं था। आखिर में एक सवाल, जिस प्रकार से कृषि कानून को लेकर एक माहौल बनाया गया, उसके लिए जिस शब्द का इस्तेमाल किया जाता था काले कानून, पार्लियामेंट में लगातार वो गूंज हम लोग देख रहे हैं। 27 तारीख को कांग्रेस की बैठक होने जा रही है सीडब्ल्यूसी की, पूरे देश भर में प्रोटेस्ट वगैरह का प्लान बन रहा है। क्या आपको लगता है कि उस तरह का दबाव वो लोग सरकार पे बनाने की स्थिति में होंगे, या उससे वैसा दबाव ना हो, इसको लेके क्या? हम तो जनता के लिए कर रहे हैं और विकास के लिए कर रहे हैं। विकसित गांव बनाना, इसलिए धन का ठीक उपयोग और रोजगार देना ही है किसी भी हालत में। इसमें किसी को चिंतित होने की जरूरत नहीं है। मजदूर भरपूर काम, उचित वेतन, उचित मजदूरी,
मजदूरी बढ़ती रहेगी। हमारे जो एम्प्लॉय जो इस योजना के काम में लगे हुए हैं, रोजगार सहायक, पंचायत सचिव, मैट और बाकी टेक्निकल स्टाफ, उनके लिए पर्याप्त धन की व्यवस्था ताकि उनको ठीक वेतन मिल सके। उपयोगी काम गांव में, और उनको भी कन्वर्जेंस करके बाकी योजनाओं को भी जोड़ के गांव को स्वयंपूर्ण बनाएंगे। जी अब हम रुक नहीं सकते। बहुत भारत के गांव को तेजी से बदलने का संकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है, तो उसको पूरा करने के लिए जी जान लगा देंगे हम। और हमको पूरा विश्वास है कि गांव का साथ, गरीब का साथ, किसान का साथ, सबका साथ मिलेगा। क्योंकि कर किस लिए रहे? विकसित भारत के लिए विकसित गांव जहां गरीबी ना हो। मतलब जी राम जी बने रहेंगे निश्चित तौर पर। सर, इंडिया टीवी से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत विस्तार से आपने बताया इस कानून के। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे अवसर दिया।